दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन देखते हैं सातवान वंश। सातवान वंश से पहले अपन ने पढ़ा था सुंग वंश और कण्व वंश। और कण्व वंश का अंतिम शासक था सूर्यवर्मा, और उस सूर्यवर्मा को मारकर सिमुक सातवां ने सातवान वंश की स्थापना करी थी। तो सातवान वंश का शक्ति का केंद्र कौन सा था? तो महाराष्ट्र। और संस्थापक कौन पूछा जाता था? सिमुक सातवान। सातवान वंश के अंदर एक हाल नामक शासक हुआ था, उसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा था। इंपॉर्टेंट है, हाल नामक शासक हुआ था, उसने क्या लिखा था? गाथा सप्तशती नामक एक ग्रंथ लिखा था। हाल की सभा के अंदर विद्वान थे एक तो गुणाढ्य, और गुणाढ्य की पुस्तक है वर्त कथा, और सर्वेवर्मन में का तंत्र। ये दो उनकी सभा के अंदर लेखक थे, विद्वान थे, उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है सातवान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गोमती पुत्र सातकर्णी। गोमती पुत्र सातकर्णी सातवान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यहां तक अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। गोमती पुत्र सातकर्णी सर्वाधिक यहाँ का शक्तिशाली शासक था। ब्राह्मणों को भूमि देने वाले प्रथम शासक किसको कहा जाता है? सातवानों को ही माना जाता है। इन्होंने ब्राह्मणों को प्रथम भूमि प्रदान की थी। ये प्रथम वंश है जिसने ब्राह्मणों को भूमि दी थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना इसका, कि ब्राह्मणों को भूमि देने वाले प्रथम शासक कौन से? सातवान वंश था। और जो ब्राह्मणों को कर मुक्त जो भूमि देते थे उसको क्या कहा जाता है? उसको अग्रहार कहा जाता था। जो ब्राह्मणों को कर मुक्त जो भूमि देते थे उसको क्या कहा जाता है? अग्रहार कहा जाता था। और भारत में प्रथम शीशे के जो सिक्के हैं वो किसने चलाए थे? तो सातवानों ने ही चलाए थे। याद रहे, तो शीशे और शेषे सातवान। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवानों ने चलाए थे। सातवान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी को सातवान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। उत्तर मौर्य काल का सर्वाधिक लंबे समय का अगर पूछ ले शासक किसने किया तो सातवान। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना, क्योंकि उत्तर मौर्य काल ने अपने पढ़ा सुंग वंश, कण्व वंश, सातवान वंश, और एक अपन और आएंगे संगम युग। तो यहां पर सर्वाधिक शासक करने वाले पूछ ले तो सातवान वंश थे। क्वेश्चन आ रखा है उत्तर मौर्य काल में सर्वाधिक लंबे समय तक राज्य में शासक करने वाले कौन सा वंश थे? तो सातवान वंश। थोड़ा इसका ध्यान रखना आप। इसके बाद होता है अपने ये सातवान वंश पूर्णा, क्योंकि छोटा सा सातवान वंश से ज्यादा डीप में है नहीं, थोड़ा इसका ध्यान रखना। सातवान वंश का प्रथम शासक और अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप। और जो ब्राह्मणों को भूमि देने वाले थे वो भी, और सातवान वंश थे और ब्राह्मणों को भूमि देते थे, उनको क्या कहता है? अग्रहार, वो भूमि कहलाती थी। इसके बाद आता है अपने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उत्तर काल के अंदर जो हुए थे आक्रमण, विदेशी आक्रमण उत्तर मौर्य काल के अंदर, उसके अंदर अपन जो शक थे, जो इंपॉर्टेंट है, शक के दो तीन तरह के हैं, शहरात वंशीय शक, कदम वंशीय शक। तो इनको अपन देख लेते हैं। तो अब अपन देखते हैं उत्तर मौर्य काल के अंदर वो विदेशी आक्रमण। उत्तर मौर्य काल के अंदर थोड़ा ये है, उत्तर मौर्य काल के अंदर जो विदेशी आक्रमण हुए उनको पढ़ लेते हैं। तो उत्तर मौर्य काल के अंदर प्रथम विदेशी आक्रमण कौन कौन है? इंडो ग्रीक या भारतीय यवन कहते हैं उनको। ये प्रथम विदेशी आक्रमण था, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। उत्तर मौर्य काल के अंदर प्रथम विदेशी आक्रमण है इंडो ग्रीक या भारतीय यवन। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के, लेख युक्त सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाए थे। इंपॉर्टेंट है, प्रथम तो कौन है? इंडो ग्रीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या? लेख युक्त जो सोने के सिक्के वो इन्होंने चलाए थे। और उत्तर मौर्य काल के अंदर दूसरे विदेशी पूछ ले कौन थे? तो शक थे। कौन से? शक। पहले तो पूछ ले कौन? इंडो ग्रीक। दूसरे शक है जो मध्य एशिया के अंदर भारत के अंदर आए थे। तो मध्य एशिया से अपने भारत के अंदर प्रवेश किया था इन्होंने। और दूसरे आक्रमणकारी कौन से? शक। पहले इंडो ग्रीक या भारतीय यवन कहते हैं उनको, और दूसरे से विदेशी आक्रमणकारी शक। अब अपन बढ़ते हैं शक, एक दो इनकी शाखाएं अलग अलग है, अपन इसको भी देख लेते हैं। शकों की शाखाएं एक तो है शहरात वंशीय शक,
और एक है कार्दम वंशीय शक। कार्दम वंशीय शक इसको चस्टर वंश भी कहते हैं। चस्टर वंश इंपॉर्टेंट है। किस शक शासक को चस्टर वंश कहा जाता है? कार्दम वंशीय शासक को क्या कहा जाता है? चस्टर वंश कहा जाता है। भारत के अंदर शकों का प्रसिद्ध शासक हुआ था रुद्रदामन। अपन ने पढ़ा था ये रुद्रदामन भारत के अंदर शकों का प्रसिद्ध। रुद्रदामन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और भारत के अंदर शकों का अंतिम बार उल्लेख कब किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय शकों का अंतिम बार उल्लेख मिलता है। अपन जब गुप्त वंश पढ़ा था उसके अंदर आया था अपन रुद्रदामन। वो भारत के अंदर शकों का अंतिम बार उल्लेख इंपॉर्टेंट कब है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय को माना जाता है। और भारत के अंदर शकों ने तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलाए थे। तिथि युक्त चांदी के सिक्के, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शक दो तरह के बताए मैंने, शेरात और कादन वंशीय। इसको चस्टन वंश भी कहा जाता है। और शकों का अंतिम बार उल्लेख अपन को मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम। और शकों का प्रसिद्ध शासक हुआ था अपने रुद्रदामन प्रथम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है अपन उत्तर मौर्य काल के अंदर तीसरे विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? पहले तो इंडो ग्रीक यवन, दूसरे शक और तीसरे अपन थे पहलव वंश। थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, पहलव थे। तीसरे कौन से थे? पहलव। और पहलव राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर मौर्य काल के अंदर चौथे विदेशी आक्रमण थे कुषाण। थोड़ा ये याद रखना आप, विदेशी 4 जाति थी, 4 विदेशी आक्रमणकारी। उनमें से इंडो ग्रीक यवन प्रथम, दूसरे शक, तीसरे पलवन और चौथा कुषाण। और भारत के अंदर कुषाण सत्ता की स्थापना कदमफिस ग्रुप के राजाओं ने करी थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अलग अलग ग्रुप थे, इन्होंने यहाँ पर अधिकार किया था। तो पूछ ले कुषाणों के अंदर कौन सी? मैंने शकों के 2 राजा बताए थे, शकों की 2 शाखाएं। और कुषाण के पूछ ले कदमफिस ग्रुप के राजाओं ने कुषाण वंश की स्थापना राजस्थान, भारत के अंदर की। राजस्थान का क्या? भारत में कुषाण सत्ता का विस्तार अपने कनिष्क पढ़ते हैं अपन, कनिष्क, इस ग्रुप के राजाओं ने की थी। इनके नाम ही अलग थे, कनिष्क प्रथम, कनिष्क द्वितीय, इस तरह नाम हुआ था। तो भारत के अंदर जब कुषाण सत्ता का विस्तार किस ग्रुप के राजाओं ने की थी? कनिष्क ग्रुप के राजाओं ने की थी। इंपॉर्टेंट है। तो कनिष्क का नाम आएगा तो अपने पहले कनिष्क पढ़ लेते हैं। भारत के अंदर कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पर कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम। और कनिष्क प्रथम का टाइम पीरियड आता है 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। 78 से 101 ईस्वी। मांटर कनिष्क का मंत्री था। ये मांटर है, इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया था। मांटर किसका मंत्री था? कनिष्क का मंत्री था। मांटर नाम का एक इसका मंत्री था। और इसके अंदर जो चिकित्सक था उसको अपन कहते हैं चरक। चरक नामक चिकित्सक इसी कनिष्क के दरबार के अंदर था। ये थोड़ा अलग से आप कहीं लिख लेना। ये जो मैं बता रहा हूं चिकित्सक, 2-3 तो चिकित्सक आ गए, 1-2 और आ जाएगा। तो 2 नाम, चरक और मांटर। मांटर इसका मंत्री था और चरक इसका चिकित्सक था। कनिष्क विद्वान अश्वघोष को मगध से लाया था। अपन ने पढ़ा था जब इनकी संगीतें हुई थी उस समय अपन को पढ़ा था कनिष्क का ये अश्वघोष को लाया था मगध से, क्योंकि ये इसने एक संगीति भी स्थापना करी थी। अपन ने जो पहले पढ़ा था उसके अंदर बताया था मैंने आपको। और कनिष्क ने एक संवत चलाया था। कौन सा संवत चलाया था? जिसको अपन शक संवत कहते हैं। और इसका सर्वाधिक प्रयोग शकों ने किया था। कनिष्क ने संवत चलाया था 78 एडी। 78 एडी संवत चलाया था। और इसका प्रयोग सर्वाधिक किसने किया था? शकों ने। इसलिए अपन इसको कहते हैं शक संवत। वो शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। ये शक संवत वाला पिछले आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो ये शक संवत चलाए तो शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। और इसका सर्वाधिक उपयोग अपन ने किया था शकों ने, इसलिए इसको अपन कहते हैं शक संवत। और इसकी टाइम पीरियड याद रखना है आप 78। अगर विक्रम संवत पूछ ले तो 57। शक संवत 78 और विक्रम संवत 57, 58 विक्रम संवत 57 और शक संवत 78 और विक्रम संवत 57। और मैंने आपको गुप्त काल के अंदर गुप्त संवत भी बताया था। कनिष्क ने भारत से चीन पर आक्रमण किया था। और ये जो नागार्जुन था, अपन नागार्जुन पढ़ते हैं दक्षिणी भारत के अंदर, ये किसके समकालीन था? कनिष्क के समकालीन बताया जाता है। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? नागार्जुन का दक्षिण भारत के अंदर इसका जन्म हुआ था नागार्जुन का।
और माध्यमिक जो दर्शन या शून्यवाद का प्रणेता किसको माना जाता है, इसी नागार्जुन को माना जाता है। और इसकी एक बुक है माध्यमिक कारिका और शून्य सप्तति, ये दो बुक है किसकी, नागार्जुन की, जो कनिष्क के समकालीन था। फिर आता है अशोक की तरह कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्यों है, अगली लाइन इंपॉर्टेंट होगी। अशोक की तरह कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। पिछली बार आया था, एक क्वेश्चन आया था कि कश्मीर का अकबर किसको कहता है, ये भी क्वेश्चन आया था। कश्मीर का अकबर, आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, कमेंट्स के अंदर इसका आंसर देना। और मैं आपको बता देता यहाँ पर कनिष्क द्वितीय किसको, अशोक द्वितीय किसको कहा जाता है, कनिष्क को, क्योंकि इसने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और अशोक ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। कुषाणों का भारत के अंदर अंतिम बार उल्लेख कहा है, समुद्रगुप्त के समय मिलता है। शकों का बता दिया मैंने, शंकों का अंतिम बार उल्लेख, और कुषाणों का पूछ ले इसका अंतिम बार उल्लेख कब है, समुद्रगुप्त के टाइम। तो ये था अपना पूरा शक संवत और जो भारत के अंदर विदेशी आक्रमणकार हुए थे उसका। इसके बाद अपने बात आती है अपने संगम युग। संगम युग के अंदर क्या है, पश्चिमी के अंदर जो हुए थे उसके अगर चेर है, चोल है, पांड्य है, ये शासक हुए थे। अपन इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो संगम युग अलग से पढ़ लेंगे तो आराम से समझ में आएगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने पूरा आपको बता दिया शक भारत के अंदर 4 विदेशी आक्रमणकारी हुए थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे संगम युग, इसके बाद गुप्त काल। तो ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप कमेंट्स से इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।